Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar, Assistant Professor Electrical Engineering, and also I am working as a TPO, Training and Placement Officer. So, today's topic will be remaining portion of DC machine. It comes under Unit 2 and it will be 21. ये मेरा 21वां लेक्चर है और इसमें हम लोग डीसी मशीन के रिमेनिंग पोर्शंस को स्टडी करेंगे. So let's start today's topic. Before starting, I would like to give you a quick review on the syllabus. Syllabus for Unit 2 DC machine. What comes under the syllabus as per your BTE electrical machine first. First is construction and features of DC machine. Types of armature winding, function of commutator for motoring and generating action, factors determining induced EMF, factors determining electromagnetic torque, various types of DC generators, significance of back EMF and relation between back EMF and terminal voltage. यहाँ अगर जो हम बात करते हैं तो बैक ईएमएफ आपका मोटर में होता है जो सप्लाई वोल्टेज का जस्ट अपोजिट होता है. अगर जो हम लोग मोटर में अगर जो बैक ईएमएफ की बात करते हैं तो इन द सेम वे हम लोग जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ की बात करते हैं ईजी, और ईबी जो है आपका वो क्या करता है, अपोज करता है. ईबी जो है वो आपका अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज का, और ईजी में ऐसा नहीं होता. देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, आर्मेचर रिएक्शन, methods to improve commutation, performance and characteristics of different types of DC motors, speed control of DC shunt and series motor, need for starter 3-point and 4-point starter, 3-point and 4-point starter, electric braking, application of DC motor, losses in DC motor, and determination of loss by the Swinburne test, and at last rating and specification of DC machine. So today we will derive EMF equation for the generator. ये आपका 2006, 2008
2009, 2012, 15, 17 में आया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका 2020 में जब आप एग्जाम्स देंगे तो ये आपका आए। तो ईएमएफ इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं किसके लिए? डीसी जनरेटर के लिए। ईएमएफ मींस क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So let us have a look here. Let us suppose Z जो है आपका आर्मेचर में कुल कंडक्टर है। Z क्या है? आर्मेचर में कुल कंडक्टर की संख्या है। एंड P जो है नंबर ऑफ पोल्स हैं। और फाई की बात करें तो फ्लक्स प्रति पोल है। फ्लक्स प्रति पोल, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, दैट इज वेबर। ए क्या है? आर्मेचर के पैरेलल मार्गों की संख्या, मींस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। एन आपका नंबर ऑफ स्पीड। एन आपका क्या है? आर्मेचर की स्पीड है। कैपिटल एन जो है स्पीड है, जिसको हम लोग आरपीएम में मेजर करेंगे। आरपीएम मींस रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, और 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है, और 1 डे में आपका 24 आवर होता है। While solving, you must use these. E, what is E? E आपका induced EMF है। तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो यूनिट होगा that will be वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा? that will be वोल्ट। अब डीसी जनरेटर में घूमने का डायरेक्शन अगर जो बात करें, तो अगर जो आपका जनरेटर है तो फ्लेमिंग का क्या होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मींस जब भी हम लोग जनरेटर की बात करेंगे वहाँ फ्लेमिंग का कौन सा रूल आएगा? राइट हैंड रूल। एंड इफ वी टॉक अबाउट मोटर, तो कौन सा रूल लगेगा आपका? दैट विल बी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मोटर के लिए फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। आइए अब बात करते हैं कि आर्मेचर में उत्पन्न जो है ईएमएफ, ये कैसे आपका इंड्यूस्ड होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है तभी होता है जब फ्लक्स कट करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जो जानते थे, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये हम लोग पढ़ते थे। यानी कि जब फ्लक्स कट होगा तब हमारा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी चेंज इन फ्लक्स आपका ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो लेट अस सपोज फ्लक्स फाई था, और ये पी पोल से जब लिंक कर रहा है तो फाई पी हो जाएगा। और बात करते हैं हम लोग 1 सेकेंड में आर्मेचर, मींस प्रति सेकेंड में काटा गया फ्लक्स जो है, यानी 1 सेकेंड में अगर जो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो 5pn में आपको क्या करना है? n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चूंकि पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड यानी कि पर सेकेंड में यहाँ आपका देख पा रहे हैं 60 से डिवाइड है, ठीक। तो यहाँ पे एक कंडक्टर में उत्पन्न जो ईएमएफ होगा दैट विल बी कंडक्टर पर सेकेंड में काटा गया फ्लक्स, यानी कि जो ईएमएफ होगा 5pn अपॉन 60। अब अगर जो बात करते हैं कि Z अपॉन ए कंडक्टर्स में उत्पन्न ईएमएफ, Z क्या था आपका? Z जो था वो आपका था कुल कंडक्टर, यानी नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर जो था दैट वाज Z, और A जो था आपका वो क्या था? आर्मेचर के पैरेलल मार्गों की संख्या, मींस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन दी आर्मेचर। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा Z अपॉन ए कंडक्टर्स में उत्पन्न ईएमएफ की बात करेंगे
तो दैट विल बी EMF इक्वल्स टू 5Pn अपॉन 60 Z अपॉन A. So this is the important expression which you must remember while going in the examination. EMF आपका क्या हो रहा है 5Pn upon 60 Z upon A. I'm writing here once again EMF का जो फॉर्मूला होगा EMF E equals to 5Pn upon 60 into Z upon A. वंस अगेन Z आपका क्या था नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर है, Z जो है नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर है, A क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, N क्या है स्पीड है, P क्या है आपका नंबर ऑफ पोल्स है, फाई क्या है आपका फ्लक्स है, और ये 60 किस लिए है क्योंकि हम लोग पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, E क्या है आपका EMF. आई होप दिस फॉर्मूला इज right now clear to all. Moving toward next, if I am talking about the relation between the wave winding and lap winding, यानी कि LAP लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, तो LAP लैप वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था A इक्वल्स टू क्या हो जाता है P होता है, और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स A इक्वल्स टू आपका क्या होता है 2 होता है. एक में A इक्वल्स टू P होगा, दूसरे में आपका A इक्वल्स टू 2 होगा. जो अभी हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था दैट वाज 5Pn अपॉन 60 इंटू Z अपॉन A. इसका सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया था, इंडिविजुअल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिविजुअल्स की हमारी क्या यूनिट्स होंगी. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लैप वाइंडिंग, तो हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है A इक्वल्स टू P, यानी कि जब हम A इक्वल्स टू P जैसे ही पुट करेंगे तो 5Pn अपॉन 60 Z अपॉन A, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है A इक्वल्स टू P. तो आप देखेंगे P से P यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी 5NZ अपॉन 60, 5NZ अपॉन 60. वेव वाइंडिंग की अगर जो हम लोग बात करते हैं वेव वाइंडिंग की, देन हमें A इक्वल्स टू क्या रखना है 2 रख देना है क्योंकि कॉन्सेप्ट में है आपके. तो जैसे ही यहाँ A इक्वल्स टू 2 रखेंगे आप, तो ये 60 60 120 हो जाएगा, यानी कि 5PnZ अपॉन 120. अब इसको इससे अगर जो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि EMF वेव अपॉन EMF लैप की बात करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, N से N कैंसिल होगा, Z से Z कैंसिल होगा, यहाँ आपका केवल P बचेगा, यहाँ P बचेगा, और ये 60 और ये 120 2 टाइम्स जाएगा P अपॉन 2. मीन्स EMF जो है आपका वेव अपॉन EMF जो है आपका लैप, दोनों का जो रेशियो हमें पता चल गया दैट इज P अपॉन 2. अब हम बात करते हैं इसमें अगर जो आपका वेव पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, वेव इक्वल्स टू पूछेगा तो P टाइम्स क्या कहेंगे आप EL अपॉन 2. ठीक है. अगर जो EMF आपका लैप वाइंडिंग का पूछा जाता है तो क्या बताएंगे 2 टाइम्स E वेव वाइंडिंग अपॉन P. तो आपका वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में रिलेशन ये क्लियर हो गया होगा. आई होप relation between wave and lap winding is now clear to all of you. Now moving towards next. जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स लाइन को काटता है जिसके कारण एक EMF इंड्यूस होता है.
और लेंज के नियम के अनुसार हम ईएमएफ के डायरेक्शन सप्लाई के विपरीत में होती है। तो हमें केवीएल से पता चलता है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा वी माइनस आई ए या आई आर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सप्लाई करता है, ये कंज्यूम करता है। तो ओवरऑल केवीएल ये कहता है V इक्वल्स टू आई ए आर ए, मीन्स जो वोल्टेज ये सप्लाई करेगा वो कंज्यूम जो करेगा, यानी कि एक्टिव पावर सप्लाई करेगा और पैसिव जो कंज्यूम करेगा, वो दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। अप्लाइड वोल्टेज की जब बात करेंगे तो आपका ये EB आपका अपोज करता है और IARA भी आपका ड्रॉप ही है। तो ये V इक्वल्स टू EB प्लस IARA। तो यहाँ से आप EB की वैल्यू देख सकते हैं V माइनस IARA। चूंकि बैक EMF फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न होता है, इसलिए बैक EMF का मान जनरेटर में प्रयोग किए गए समीकरण से ज्ञात किया जाता है। मीन्स जो है आपका जनरेटर में यहाँ पे जनरेटेड हो जाएगा और मोटर में है तो बैक ईएमएफ होगा 5PNZ अपॉन 60 P/A। ये आपका फॉर्मूला होगा। और हमें पता है यहाँ से अगर जो IA की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से IA की वैल्यू, तो IA विल बी V माइनस EB अपॉन RA, V माइनस EB अपॉन RA। उपरोक्त सूत्र से हम आर्मेचर करंट ज्ञात किया कर सकते हैं आसानी से, और हमें पता है कि बैक EMF का मान 90% होता है। हमें क्या पता है कि बैक EMF का मान 90% होता है। नाउ डीसी मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है, आप देख पा रहे हैं 8, 2011, 12, 13, 14, 17, 18, हो सकता है कि आपका ये 20 में भी पूछा जाए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, मीन्स ये है आपका, ये चारों ओर अगर जो घूमेगा तो आपका क्या होगा, उसमें लगाया गया बल और अर्धव्यास के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। मीन्स टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा टॉर्क होता है। अब यहाँ बात करते हैं F की यूनिट क्या होती है, यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, यानी बल का मात्रक क्या होता है, दैट इज न्यूटन। R क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है, उसका मात्रक मीटर होता है। टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जो है आपका न्यूटन मीटर, F इंटू आर, F का जो है न्यूटन है, इसका मीटर है, न्यूटन मीटर। रोटेशन एन साइकिल प्रति मिनट हो तो आपका 2F इक्वल्स टू 2πr इंटू एन, F 2πr इंटू एन। अब देखिए ये 2πn इधर हम रखते हैं तो F इंटू आर अगर एक पास लेते हैं, F इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ हो जाएगी। बल द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य की जब बात करेंगे, W इक्वल्स टू 2πTN अपॉन 60, 2πTN अपॉन 60। तो टाउ इक्वल्स टू आपकी वैल्यू क्या है, F इंटू आर। टाउ इक्वल्स टू दैट इज F इंटू आर। मोटर में उत्पन्न हार्स पावर की बात करेंगे, जो BHP होता है, दैट इज 2π
Tn/60 और 735.5। पाई की वैल्यू हम 3.142 रखेंगे। 1 HP की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 735.5। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।